बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से टॉपिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एक्सप्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन इटसेल्फ है क्या। अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, यानी कि अगर हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को कंबाइन कर दें तो वो जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी दैट इज एन एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, एक्सप्रेशन हम अगर बात करें एक्सप्रेशन के हवाले से तो उसमें हम ऑपरेटर्स को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं और ऑपरेंड्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटर्स में हमने यूनरी, बाइनरी, टर्नरी तीनों तरह के ऑपरेटर्स बारी बारी डिस्कस किए थे। फिर उनकी फर्दर जो भी आपकी डिस्क्रिप्शंस थी, जिसमें आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर चुके। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो कौन कौन से हैं जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सेकेंड वन रिलेशनल एक्सप्रेशन, थर्ड वन लॉजिकल एक्सप्रेशन। याद रखिएगा कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यही तीन तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, बल्कि इसके अलावा क्या किया जाता है, इन तीनों में से किसी दो को मिक्स करके या तीनों के तीनों को मिक्स करके भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं। लिहाजा यहां से हमें पता चलता है कि बहुत सी टाइप के आपके एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, ये तीन तरह के एक्सप्रेशन हैं जिनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और डिस्कस करेंगे अबाउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या बात करता है, कहता है जी एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब न्यूमेरिक वैल्यूज की बात क्या कह रही है, कहते हैं मोस्टली अगर हम बात करें जो भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या रिमाइंडर के काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए। लिहाजा आप डायरेक्टली वो न्यूमेरिक वैल्यूज लिख दें या उसके अगेंस्ट कोई ऑपरेंड बना के वेरिएबल बना के वो लिख लें, लेकिन वेरिएबल्स भी ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किन वैल्यूज को होल्ड करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज को। लिहाजा याद रखने वाली बात यहां पे क्या है, कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, कहता है कि अगर मैं किसी करेक्टर टाइप वेरिएबल को, किसी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को मैं कहूं कि जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो हो सकता है लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी देती हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक नहीं कहलाएगा। लिहाजा यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का होना जरूरी है। अभी जो मैंने बात की है कि जी कैरेक्टर वैल्यूज, याद रखिएगा जो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यूज को जो सामने आपके डिस्प्ले हो रही होती हैं बैकएंड पे, उसकी भी सिर्फ आस्की वैल्यूज को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से समटाइम हम जो है कैरेक्टर वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन देख लें मैंने क्या कहा था कि जब बात कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज की तो कैरेक्टर को भी किस में कन्वर्ट करें, नंबर्स के अंदर, तब वो जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी अब आगे चलते हैं फर्दर एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखें जरा, एग्जाम्पल के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूमेरिक वैल्यू इज एट 20, न्यूमेरिक वैल्यू इज एट 10, अगेन न्यूमेरिक वैल्यू इज 100, न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके दरमियान देख लें प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये तीनों वो ऑपरेटर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन है वो किस चीज का है, वैल्यूज का जो कि न्यूमेरिक है, और ऑपरेटर्स जो कि आपके क्या है, अरिथमेटिक। इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आंसर हमें पता चल जाए। 20 इंटू 10 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 200। यहां से आगे वाली वैल्यू एज इट इज डालें, बैक एंड से आपकी वैल्यू। अब दोनों बात करते हैं, प्लस और माइनस है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 210 माइनस आप क्या करेंगे 100। लास्ट में आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा 110। अब आप देख लें कि जो आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन था, यानी कि जिसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं, इसके अंदर जब नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन किया गया है तो एट द एंड रिजल्ट भी आपको क्या मिल रहा है, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है। यहां तक उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, जो सेकंड टाइप है दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल हमने कल पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स का बेसिक पर्पस क्या है कि जी रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिक पर्पस ये है कि ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को, और कंपैरिजन के लिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स मौजूद थे जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, 6 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे। अब वो जो 6 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहां पर वो इसे डिफाइन कैसे कर रहा है, कहते हैं एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और कैरेक्टर एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ रिलेशनल ऑपरेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेपरेटेड का क्या मतलब है, यहां पर क्या दो एक्सप्रेशन लिख दिए हमने लेफ्ट और राइट, सेंटर में अगर हम कोई एक भी अगर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं वो एक्सप्रेशन जो से वो क्या बनेगा, आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन बनेगा। इसका मतलब है जो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ये पढ़ के आए थे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं, तो वो जो कंडीशन बनती है तो याद रखिएगा वो क्या कहलाती है, एक सिंगल एक्सप्रेशन कहलाती है। और कौन सा एक्सप्रेशन, आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को थोड़ा सा देखते हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल्स में देखें हमने क्या किया है, दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक में लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b और सेकंड में आपके पास है a इक्वल इक्वल b। याद रखिएगा हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में क्या कहा था कि इनके जो रिजल्ट्स आते हैं या तो वो ट्रू में आते हैं या फिर फॉल्स। ट्रू की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 और जो आपका फॉल्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 0। यानी कि फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के साथ और ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका 1 के साथ। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब रिजल्ट कैलकुलेट होते हैं, जब कंडीशन एवेल्युएट होती है तो वो ट्रू या फॉल्स रिजल्ट रिटर्न नहीं करती, बल्कि उसके अगेंस्ट आपको क्या रिटर्न करती है, 0 एंड 1। 0 इस केस में कि आपकी कंडीशन या आपका जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो क्या हो चुका है, फॉल्स, और 1 इस केस में कि आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, आपको ट्रू रिजल्ट दे रहा है। अब यहां पर देखें वैल्यूज आपको डिफाइन कर दी है कि a की वैल्यू आपकी क्या है 15, b किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। अगर आप इस वैल्यू को एवेल्युएट करें, एवेल्युएट कैसे करें कि a की वैल्यू लिखें 15 और ग्रेटर देन करें b की वैल्यू दैट इज 10। कहते हैं ये जो आपका एक्सप्रेशन है रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये आंसर क्या देगा, ट्रू। ट्रू मींस 1। बात क्लियर होगी। आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या करेंगे, आपकी जो वैल्यूज दे रहे होंगे वो क्या होगी, आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन की ट्रू या फॉल्स, यानी कि ट्रू के अगेंस्ट 1 और फॉल्स के अगेंस्ट 0। ये पहली एग्जांपल आपकी क्लियर होगी। अब चलते हैं सेकंड, वैल्यूज वही हैं, हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। पहली वैल्यू आपकी a की क्या है 15 इक्वल इक्वल b की वैल्यू क्या है 10। अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, क्या 15 10 के इक्वल है? अगर नहीं है तो क्या करेगा, यहां पे आंसर आपको देगा
फॉल्स, और फॉल्स के केस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। अब यहां पे देख लें, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो रिलेशनल एक्सप्रेशन बन रहे हो। यहां पे आप लेस देन की या ग्रेटर देन की जगह आप क्या कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल। जहां पे इक्वल लिखा हुआ है वहां पे आप नॉट इक्वल कर सकते हैं। तो कहते हैं जो जो आपकी कंडीशन बनेगी, जो जो आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन बनेगा, उसी के अगेंस्ट आपका आंसर भी चेंज हो रहा होगा, वो ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर रिटर्न करेगा। अब हम चलते हैं थर्ड, जो कि आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसकी। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, कहते हैं ये वो एक्सप्रेशन है दैट कंबाइंस द टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिकल। हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो कि हम ऊपर पढ़ के आए। अब हम चाहते हैं इन दोनों को क्या करें, कंबाइन कर दे। कहते हैं इनको कंबाइन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, इनको कंबाइन करने में हमें सेंट्रल में कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड या और को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कहता है वो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा, जो कि दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में ज्वाइन कर रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब एग्जांपल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां एग्जांपल में जाने से पहले अगेन ये बता दूं, लॉजिकल एक्सप्रेशन के आंसर्स भी ट्रू या फॉल्स में ही आते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर आपका किस में होता है, ट्रू या फॉल्स में। लिहाजा वही आपके आंसर जब कंबाइन होंगे तो तब भी आंसर आपका ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ट्रू मींस 1, फॉल्स मींस 0। अब एग्जांपल देखते हैं क्या लिख रहा है। कहता है पहला एक्सप्रेशन है a इज ग्रेटर देन b, सेकंड एक्सप्रेशन है a इज ग्रेटर देन c। बात क्लियर हुई, a की वैल्यू को चेक कर रहा है b से भी बड़ी है, और a की वैल्यू को चेक कर रहा है c से बड़ी है, और सेंटर में आपके पास क्या है, लॉजिकल एंड। अगर हम इसे वैल्यूज दें, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 12, ये वैल्यूज अगर आप दे रहे हैं और इसके बाद इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा, आप वैल्यूज के साथ किए हैं। फॉर एग्जांपल a किसके इक्वल है, 15, ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है, 10। सेंटर में आपका एज इट इज वही एंड ऑपरेटर, उसके बाद a की वैल्यू 15, ग्रेटर देन c की वैल्यू आपकी 12। अब इसको दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करें। कहता क्या है, कहता है जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी ट्रू। बात क्लियर होगी। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी ट्रू। अब सेंटर में कौन सा ऑपरेशन है आपका, एंड। एंड का केस कहता है कि अगर आपके लेफ्ट और राइट दोनों एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है देन योर आंसर विल बी ट्रू। बात क्लियर होगी। और अगर सेंटर में कहीं वैल्यू क्या होती है आपकी, कोई एक फॉल्स हो जाती देन आंसर विल बी फॉल्स। एंड का केस ये कहता है। ये तो एक तरह की एग्जांपल देखिए। अब और के साथ की एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। CH एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप, उसको चेक कर रहा है क्या वो कैपिटल ए के इक्वल है या स्मॉल ए के। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपका क्वालिफाई कर गया देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। पहली एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं CH को क्या वैल्यू दी है, इक्वल ए। ठीक हो गया। अब इसको एवेलुएट करते हैं। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले a इक्वल इक्वल ए, ये दोनों कैरेक्टर कांस्टेंट है, इनको चेक करेगा। सेंटर में आपका कौन सा ऑपरेटर है, और यहां पे क्या लिखेगा, a इक्वल इक्वल। ये दोनों सेम है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये दोनों सेम नहीं है, लिहाजा इनका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सेंटर में आपका ऑपरेशन कौन सा है, और का ऑपरेशन। कहता है अगर और का ऑपरेशन है तो वो ये कहता है कि अगर एक भी एक्सप्रेशन, एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है,
जो कि आपका और ऑपरेटर के लेफ्ट या राइट है, उनमें से कोई एक भी अगर ठीक हो जाता है, कोई एक भी ट्रू हो जाता है, देन आंसर विल बी ट्रू। बात क्लियर होगी? हाँ, एक ही सूरत थी कि यहां पर आप वैल्यू ए की बजाय कोई और लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें। अब क्या होगा, ना इधर की वैल्यू कोई मैच करेगी ना इधर की वैल्यू। और फॉल्स यानी कि और के केस में आपके पास जो वैल्यूज सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आ सकती हैं, वो ये कि और की दोनों साइड के जो एक्सप्रेशन है वो आंसर आपको क्या दे, फॉल्स। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, यहां पर एक और चीज भी सीख लेते हैं यहीं पर। कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर दूं, यानी कि ये ट्रू था, मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, कोई वेरिएबल लिया z, उसको इक्वल किया। तो याद रखें, ट्रू के केस में मैंने क्या कहा था, क्या आंसर बनता है, मैंने कहा था ट्रू बेसिकली किसके इक्वल है, 1 के, लिहाजा ये 1 किसके इक्वल मिल जाएगी यहाँ। अब यहां से एक और चीज भी समझ आई कि इक्वल को जब हम यूज करके असाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास असाइनमेंट एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। बात क्लियर हुई? इसका मतलब है एक तरह का एक्सप्रेशन आपका कौन सा हो सकता है, असाइनमेंट भी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, तो हमने कहा था कि लेफ्ट वैल्यू इक्वल टू राइट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू हमेशा वेरिएबल होता है, राइट वैल्यू में आपके पास एक्सप्रेशन हो सकता है, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई वो वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई फार्मूला भी इस्तेमाल। यहां तक बात क्लियर होगी? उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।